रात घिर आई। वो लोग चुपचाप मुखिया जी के घर की ओर देखने लगे। आधी रात को मुखिया जी का बेटा जैसे नींद में चलते हुए बाहर निकला और वो वैसे ही गांव की ओर चल दिया। उन्होंने उसका पीछा किया। थोड़ी देर में वो रमेश के घर के पास पहुंचा। दोस्तों, लास्ट एपिसोड में आपने देखा कि कैसे गांव में सब शांत रहता है, लेकिन अचानक से गांव में बहुत सारे कत्ल होने शुरू हो जाते हैं और किसी को भी पता नहीं चलता कि ये सब कैसे हो रहा है। फिर सुशील सबको बताता है कि हो न हो ये कत्ल नए भगत की वजह से हो रहा है। वही भूत प्रेतों को पालता है और वही इन सारे कत्लों को अंजाम दे रहा है। लोग भगत को मारने जाते हैं, लेकिन वहाँ पे मुखिया आके उसे बचा लेता है। और फिर हम देखते हैं कि भगत वास्तव में मुखिया जी की मदद कर रहा होता है। वो उनके बेटे को जिंदा करता है प्रकृति के नियमों के खिलाफ जाके। और अंत में हम देखते हैं कि सुशील भूत प्रेतों को पाल के उनके द्वारा बाकी सारे कत्ल करा रहा होता है। क्या मुखिया और भगत सुशील को पकड़ पाएंगे? देखिए आगे के इस एपिसोड में। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है। YouTube पे नया फीचर आया है हाइप का, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा हाइप कीजिए ताकि मेरे चैनल की रीच बने और मुझे और ज़्यादा वीडियो डालने का मोटिवेशन मिल पाए। आप कहाँ से देख रहे हैं, अपना नाम और अपने शहर का नाम जरूर लिखिए। और हाँ, डिस्क्रिप्शन में मैं अपने पॉडकास्ट चैनल का लिंक डाल रहा हूँ। उस पर भी मैं रियल हॉरर स्टोरीज पॉडकास्ट फॉर्मेट में लेके आऊँगा और रेगुलर लेके आऊँगा। तो प्लीज़ उस वीडियो को देखिए और उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। किसका शिकार करना है? कौन होगा मेरा खुदा हक? आज शिकार नहीं करना है। आज बस तुझे उस भगत के घर जाना है और वहीं छुप के रहना है बाहर। और जैसे ही मैं वहां जाऊं, तुझे उसके घर के सामने प्रकट होना है, मंडराना है और फिर कुछ देर में वहां से गांव की ओर चले जाना और फिर वापस अपनी दुनिया में। इससे क्या होगा और मेरा शिकार कैसे मिलेगा? उसकी चिंता तुम मत कर, तेरा शिकार तुझे मिल जाएगा। कई सारे शिकार। अब जैसा कहता हूं वैसा कर। ठीक है। ऐसा कह के वो शैतान वहां से गायब हो गया। अब आज का दिन। कौन? किसने किया ये? कौन है इसके पीछे? ये जो सुशील है, जो अभी यहाँ से गया, वही है इसके पीछे। मुझे तो लगता है इसी ने उन लोगों को तुम्हारे खिलाफ भड़काया भी होगा। पर मैंने उसका क्या बिगाड़ा है? तुमने उसके काम बिगाड़े हैं। तुम्हारे बिना वो इन ताकतों को अपने वश में करके अपने काम निकाल ले रहा था। और शायद जब से तुम आए हो इसके काम रुक जा रहे हैं और शायद तुम्हें अपने रास्ते से हटाने का ये आखिरी रास्ता था उसके पास। मुखिया जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज आपने मुझे बचा लिया। आपका एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा। इन सब बातों के बाद मुखिया वहां से चला गया और भगत भी अपने घर पे चला गया। कुछ दिन के बाद सुशील अपने कमरे में बैठा हुआ था और किसी विधि को करने की तैयारी में था। ये मुखिया मेरे काम में बहुत ज्यादा टांग अड़ा रहा है। इस भगत से पहले इसी का इलाज करना पड़ेगा। इसी को पहले अपने रास्ते से हटाना होगा। बहुत हो गया अब। इसके बाद सुशील ने मंत्र पढ़ने शुरू किए और फिर अपने प्रेत को बुलाना शुरू किया। प्रकट हो, सामने आ, मेरे सामने आ। मैं तुझे बुलाता हूँ, अपने मालिक के सामने आ। तुझे आना होगा, तुझे आना ही होगा। मैं तेरा मालिक हूँ, सामने आ। ऐसा कहने के बाद वो शैतान अचानक से धीरे धीरे वहां प्रकट हुआ। कौन है मेरा शिकार? जल्दी बता, किसे खाऊं आज? जा, मुखिया के घर जा, वहां उसे खा। उसकी आत्मा को अपना शिकार बना। जा। इतना कहने के बाद वो शैतान वहां से गायब हो गया। पर इधर मुखिया के घर में कुछ अलग ही हाल था। बेटा, मैं पास के गांव जा रहा हूं कुछ काम से। मुझे आने में देर हो जाएगी। खाना रखा हुआ है, खा लेना और रात को बाहर मत जाना। माहौल कुछ अच्छा नहीं आजकल।
ऐसा कह के मुखिया जी वहां से दूसरे गांव की ओर निकल पड़े। रात गहरी हो गई। धीरे धीरे वो भयानक प्रेत मुखिया जी के घर के आगे प्रकट हुआ। मुखिया जी का बेटा वहीं पे अपने बिस्तर पे सो रहा था। अचानक से उस प्रेत ने मुखिया जी के बेटे के शरीर से उसके प्राण खींचने शुरू किए। मुखिया जी का बेटा कुछ कर नहीं पा रहा था। उसने चिल्लाने की और मदद मांगने की भी कोशिश की, लेकिन वहाँ कोई था नहीं उसकी आवाज़ सुनने के लिए। धीरे धीरे उस प्रेत ने उसके प्राण सोख लिए और उसकी लाश वहीं बिस्तर पे पड़ी रही। जब देर रात मुखिया जी अपने घर लौटे तो अपने बेटे के पास गए। वहां जाके उन्होंने देखा सब कुछ और अपने बेटे की लाश देखी। उनका जैसे दिल ही टूट गया, पर उन्हें समझ में आ गया था कि क्या हुआ होगा वहां पे। उन्हें बहुत ज्यादा गुस्सा आया। सुशील को जैसे मार डालना चाह रहे थे, पर इससे पहले वो भागे भागे उस भगत के पास पहुंचे। भगत जी, मुझे आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मुझे पता है आपके पास कई सारी सिद्धियां हैं। मुझे पता है आप क्या कर सकते हो। मेरे बच्चे को जिंदा कीजिए। मेरे पास इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। इसके बाद मुखिया ने भगत को सारी बात बताई। देखिए, मैं अब आपकी इसमें कोई मदद नहीं कर सकता हूँ। जो आपने बताया है अगर वो सच है तब तो बहुत देर हो चुकी है। अब कुछ भी नहीं किया जा सकता। मुझे माफ कीजिए। भगत जी, मैं कुछ नहीं जानता। आपको मेरे बच्चे को वापस लाना होगा, लाना ही होगा। मुखिया ने भगत से बहुत ज्यादा दरख्वास्त की। भगत ने फिर कुछ देर सोचा और कहा, अपने बेटे की लाश को यहां ले आइए। मैं कुछ करता हूं। मुखिया जी भगत की बात सुन के थोड़ी उम्मीद के साथ अपने घर लौट आए और उसके बाद उन्होंने अपने बेटे की लाश लाके भगत के सामने रख दी। इसके बाद भगत ने अपनी विधि शुरू की। मुखिया जी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो सुशील को सबक सिखाना चाह रहे थे और बदला लेना चाह रहे थे। उन्होंने सारे गांव वालों को रात को बुलाया। तुम सबसे झूठ बोला गया है। गांव में होने वाली घटनाओं का जिम्मेदार भगत नहीं है। उसने तो उल्टा हम सबकी मदद की है। मुझे पता है इसके जिम्मेदार कौन है। उसने मेरे बेटे को भी लगभग मार ही डाला था। मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। तुम लोगों में से जो मेरे साथ आना चाहे आ सकता है, खुद देख लो। फिर मुखिया ने सारी बात सबको बताई। आसमान में बादल छाने लगे, बिजली कड़कने लगी। सुशील ने मेरे बेटे को लगभग मार डाला था। वो तो भगत ने उसकी जान बचाई है। मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। इसके बाद सारे गांव वालों में एक शोरगुल सा फैल गया। फिर सब मशाल और हथियार लेके सुशील के घर की ओर निकल पड़े। पर वहां सुशील के घर पहुंचने पे उन्होंने देखा कि वो अपना घर बंद करके भागने की तैयारी में था। वो लगभग वहां से भाग चुका था कि लोगों ने उसे घेर लिया। ओह, तो तुम सबको पता चल ही गया। मेरा रास्ता छोड़ दो वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। लेकिन सब उसकी ओर आगे बढ़ने लगे। तभी सुशील ने अपने आंखें बंद की और कुछ मंत्र बुदबुदाने लगा। फिर कहा, प्रकट हो, मेरे सामने आ। मैं तुझे हुक्म देता हूँ, मेरे सामने आ, प्रकट हो। तभी वो शैतान वहां सामने प्रकट हुआ। एक लाल रंग का शैतान। देखने में वो बहुत ज़्यादा भयानक लग रहा था और ऐसा लग रहा था कि बस वो अब किसी की जान लेके ही मानेगा। मार दे इस मुखिया को। इसने मेरी नाक में दम करके रखा है। मुझे यहाँ से जाने में मदद कर। वो शैतान फिर मुखिया की ओर बढ़ने लगा। अचानक से वो मुखिया के शरीर के पास पहुंचा और उसके प्राण खींचने लगा, जैसे उसने उसके बेटे के प्राण खींचे थे। बाकी लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। पर तभी वहां अचानक से भगत आ गया। उसने सब कुछ देखा और सब कुछ समझ गया और फिर उसने कुछ मंत्र पढ़ने शुरू किए। और फिर मंत्र पढ़ के उसने अपने झोले में से भभूत निकाल के उस शैतान पे फेंका। जैसे ही उसने वो भभूत शैतान पे फेंका, उसके बदन में से चिंगारियां निकली और वो शैतान वहां से चिल्लाते हुए गायब हो गया।
इधर लोगों ने सुशील को पकड़ लिया था। पकड़ने के बाद उसकी थोड़ी बहुत धुलाई भी हुई और अगले दिन सुबह को सबने उसे पुलिस के हवाले कर दिया। शायद अब गांव सुरक्षित था। शायद गांव अब सुरक्षित था, पर शायद ये बस कुछ देर के लिए था। आने वाले 1-2 दिनों तक सब कुछ अच्छा था। कहीं कोई दिक्कत नहीं हुई, कोई भी घटना नहीं हुई। फिर एक सुबह हरिया और बंशी की बकरियां मरी हुई मिली। ऐसा लग रहा था जैसे किसी जानवर ने उन्हें मार के उनका गला और पेट फाड़ के उनका मांस खा लिया हो और उनका खून पी लिया हो। गांव के लोगों में चिंता की लहर दौड़ पड़ी। लगता है कोई जंगली जानवर गांव में घुस आया है। हमें सतर्क रहना होगा और अपने मवेशियों को बचा कर रखना होगा। सबने हामी भरी बात में। पर उसके आने वाले 2 हफ्तों में ऐसा फिर से 3-4 बार हुआ। बार बार किसी न किसी के जानवर मरे हुए मिलने लगे लोगों को गांव में। अब तो बहुत ज्यादा हो रहा है, हमें बेहद ठोस कदम उठाने होंगे। हाँ, तुम सही कहते हो। आज से हर रात को कोई ना कोई पहरेदारी करेगा गांव की। जरूरत पड़े तो जोड़ी में पहरेदारी करेंगे हम। देखें कि कौन सा जानवर है ये। फिर उसके अगले दिन से लोग गांव की पहरेदारी करने लगे। पर 2-3 दिन तक कुछ भी नहीं हुआ। पर फिर एक रात विजय और दिनेश एक साथ पहरेदारी कर रहे थे। वो गांव का एक चक्कर लगा के दूसरे छोर पे आ रहे थे। रात एकदम खामोश थी, पर उन्होंने देखा कि एक आदमी अंधेरे में दीना काका के झोपड़ी की ओर से निकला और मुखिया जी के घर की ओर जाने लगा। उन्होंने सोचा कि उसका पीछा किया जाए, पर पहले उन्होंने सोचा कि जाकर देखे कि झोपड़ी के अंदर क्या हुआ है। वो वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उनकी बकरी मरी पड़ी है, वैसे ही जैसे बाकी बकरियां मरी हुई थी। उन्होंने अगले दिन ये बात मुखिया जी को बताई। हाँ, मुझे भी कुछ गड़बड़ लग तो रही थी, पर यकीन नहीं हो रहा था। वो सब फिर भगत के घर पहुंचे। उन्होंने भगत को सारी बात बताई। भगत जी, मुझे शक है कि इसके पीछे मेरा बेटा है, पर वो ऐसा क्यों कर रहा है? देखिए, मुझे ठीक से तो पता नहीं, पर आज रात को पहरेदारी में मैं भी रहूंगा आप लोगों के साथ और देखते हैं कि क्या होता है। रात घिर आई। वो लोग चुपचाप मुखिया जी के घर की ओर देखने लगे। आधी रात को मुखिया जी का बेटा जैसे नींद में चलते हुए बाहर निकला और वो वैसे ही गांव की ओर चल दिया। उन्होंने उसका पीछा किया। थोड़ी देर में वो रमेश के घर के पास पहुंचा और उसकी झोपड़ी से एक बकरी दांत में दबाए निकला। सबको सब कुछ समझ में आ गया था। अचानक से सब उसके सामने आ गए और भगत ने कुछ मंत्र पढ़ के उसके ऊपर भभूत फेंका। उन्हें समझ में आ गया था कि उसके अंदर कोई शैतान था। बोल, कौन है तू और उसके अंदर क्या कर रहा है? मुखिया जी का बेटा बस हंसते रहा और कुछ बोला नहीं। भगत ने फिर से कुछ मंत्र पढ़ा और फिर बोला, बोल बोल वरना यही राख कर दूंगा। ऐसा कह के भगत ने थोड़ा सा भभूत उसके ऊपर फेंका। इस पर मुखिया जी का बेटा गुर्राने लगा और उसने कहा, जिस दिन तूने दूसरी दुनिया का दरवाजा खोला था, जिस दिन तूने इसे वापस लाया था, उस दिन इसके साथ मैं भी आ गया था यहाँ पे। बस मौके की तलाश में था। भगत सब समझ गया था। तुझे वापस जाना होगा। वापस जा अपनी दुनिया में। लौट जा, ये मेरा हुक्म है। लौट जा। ऐसा कह के भगत ने फिर से कुछ मंत्र पढ़ा और उस पर कुछ फेंका। देखते ही देखते मुखिया के बेटे के शरीर से एक आत्मा बाहर निकली। ये आत्मा जरूर कोई शैतान ही थी। उसके बाद भगत ने फिर से कुछ मंत्र पढ़ा और फिर से उसके ऊपर फेंका। वो भभूत पड़ते ही वो आत्मा अचानक से चिल्लाने लगी और वहां से गायब हो गई और सब कुछ फिर से शांत हो गया। मुखिया जी, आपका बेटा अब ठीक है। मैंने कहा था ना कि प्रकृति के नियमों के खिलाफ नहीं जाना चाहिए। उस रात आपके बेटे की आत्मा के साथ साथ ये दूसरी आत्मा भी इस दुनिया में आ गई थी। बस ये एक मौके की तलाश में थी।
और जैसे ही इसे मौका मिला ये सारे जानवरों को मार के खाने लगी। बहुत जल्द इसका शिकार इंसान भी और अंत में आपका बेटा भी हो जाते। पर अब सब ठीक है। मुखिया जी बस अपने बेटे की ओर देखते रहे और शुक्र मना रहे थे और प्रार्थना कर रहे थे कि आखिरकार अब सब कुछ ठीक हो गया हो। शायद इसीलिए हमें प्रकृति के नियमों का आदर करना चाहिए और उसके खिलाफ जाने के बारे में नहीं सोचना चाहिए। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो इसको लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में लिखिए कि आपका नाम क्या है और कहाँ से देख रहे हैं वीडियो। मैं मिलता हूँ बहुत जल्द एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।